बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के जिम्मेदार जनाब सिद्दीकी साहब, फारूक साहब, उस्मान साहब, अफवान खादरी साहब और डाइस पर मौजूद मेरे दोस्त जनाब बरकत अली ख़ान साहब, मुफ्ती साहब, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अभी करीब 1.5-2 घंटे से हम यहाँ मसरूफ़ हैं। आपने एक लीगल सेशन भी, मेडिकल सेशन भी देखा, जिसके अंदर किस तरीके से इमरजेंसी में किसी हार्ट पेशेंट को बचाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, इस तरह की कुछ बातें आपके सामने आई। 2 मुख्तलिफ मौजू एक ही साथ कवर हो रहे हैं। एक तरफ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जा रहा है और दूसरी तरफ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है। मेडिकल अवेयरनेस और साथ ही साथ लीगल अवेयरनेस। तो थोड़ा सा लाइटर मूवमेंट पे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे वो एक फिल्म का एक छोटा सा सीन याद आया, जिसमें अमिताभ बच्चन का फिल्म था, गालिबन कूली नाम है उसका, और वो ऑमलेट बना रहा था और उसको ऑमलेट बनाते हुए उसके इंस्ट्रक्शन रेडियो से लेने थे और एक ही वक्त ऑमलेट बनाने का इंस्ट्रक्शन चल रहा था और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक्सरसाइज करने का था, और वो ऑमलेट बनाते बनाते वो कुछ और बन गया। तो हमारे आज के इस प्रोग्राम को इस तरीके से ना होने दें। आपका मेडिकल जो सेशन था वो खत्म हो गया और लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, आपके सामने जिस तरीके से बात मुफ्ती साहब ने रखी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त का एक चलता हुआ मौजू है। वैसे जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 3, 4 साल, 5 साल के दरमियान में जिस तरह की चीजें आपने देखी हैं, उससे आपको पूरी तरीके से अंदाजा होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक हंगामे की तरह हालात एक के बाद एक चलते आ रहे हैं। कभी कश्मीर का मसला बना तो उसके ऊपर हंगामा हुआ, पूरा मुल्क एक नए मौजू पर चले गया। फिर वहां से निकले NRC CAA का मसला निकला और सारे के सारे लोग उस पर रोडों पर आ गए। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, कोरोना आया और उसके नतीजे में पैंडेमिक का एक ऐसा दौर चला जिसके अंदर कौन जिएगा कौन मरेगा, बस इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी का जो सिलसिला है ये कंटिन्यू है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नया मौजू रहेगा, जिस पर अगेन पूरे का पूरा हिंदुस्तान उस पर बहस में लग जाएगा। अब यहां इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने में नाकाम होती है, कोई बादशाह अपने काम को करने में नाकाम होता है, तो उसे इस बात का खौफ होता है कि कहीं अवाम, कहीं उसके जो मातहत लोग हैं, उसकी इस कमजोरी की वजह से बगावत पर ना उतरे, उसे हटाने की तरफ ना ले जाए। तो वो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि एक ऐसे मौजू अवाम के दरमियान में लाए जाए जिसके अंदर अवाम एक दूसरे से लड़े उलझे और उसके नतीजे में इसका इख्तिदार बाकी रहे। और 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मौजू है वो उसी का एक कंटिन्यूएशन है कि किसी तरीके से इस मुल्क में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो हमारे नौजवानों को जो मुलाजिमतों से महरूम किया जा रहा है या मुलाजिमतें उन्हें हासिल नहीं है, जो मसाइल है यहाँ के अवाम के, जिसको हल करने में ये हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो गई, लेकिन अवाम की तवज्जो वहां से हटाया जाए और एक दूसरे मौजू पर लाया जाए, जिसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो इसी के लिए गुज़िश्ता 1 महीने से लॉ कमीशन ने अपने तजावीज़ मंगाए हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी मुतवज्जो किया है कि यहाँ हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सारे के सारे अपनी तजावीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में दर्ज करें। लेकिन एक बात को सामने रखिए कि लॉ कमीशन हो या दूसरे इदारे हो, ये सारे तजावीज़ तो वो लेंगे, लेकिन चूंकि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये नहीं है कि अवाम के ख्वाहिश के हिसाब से फैसला हो। हुकूमत की पॉलिसी ये है कि किसी तरीके से यहाँ अवाम के जहनों को हकीकी मसाइल से, रियल जो इश्यूज है उससे हटाकर एक टेम्पररी इश्यूज के अंदर उलझा दिया जाए। तो मैं सियासी बहस को यहाँ पर रोकते हुए सब्जेक्ट पर कुछ बात आपके सामने रखूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और आप में से कोई लॉ के स्टूडेंट है?
ये सारे के सारे लोग दूसरे फील्ड से हो। चलिए आप समझ ले, बहुत ही आग जबान में कोशिश करूंगा कि आपके आप तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ तारुफ आ जाए। पहली बात ये समझ लीजिए कि इस मुल्क में जहां हम रहते हैं, इस मुल्क को चलने के लिए दो मेजर सेक्शंस कानून के तैयार हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ, अगर कोई झगड़ा होता है, किसी का कत्ल होता है, कोई चोरी होती है, या इस तरह का कोई भी मामला जहां हमारे शहर, हमारे माशरे के अंदर होता है, तो इन सारे चीजों को देखने के लिए एक क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत में अलग अलग सेक्शंस है, और उसी के तहत में कोई केस दर्ज होता है। यानी आप सुने होंगे कि 302 बुक हो गया। 302 क्या है? ये मॉडल केस है। 420 कॉमनली हम सुनते हैं 420। व्हाट इज 420? सेक्शन 420 आईपीसी जो चीटिंग से मुतालिक चीजों को देखता है। 420 ना किया जाए, इस तरह के डायलॉग्स हमारे पास चलते हैं। तो वो 420 जो है वो 420 सेक्शन है जो आईपीसी का चीटिंग से मुतालिक है। इसी तरीके से अलग अलग सेक्शंस है जिसके अंदर अलग अलग जो क्राइम होता है उसको बुक करने के लिए आईपीसी प्रोवाइड करता है। तो इस पूरे चीज को हम अगर तकसीम करें तो उस तकसीम में ये सारे के सारे चीजें क्रिमिनल लॉ के तहत में आएंगे। और एक बात आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो या कोई बुद्ध हो, अगर कोई भी शख्स अगर कोई क्राइम करता है या किसी पर क्राइम होता है तो इस यहाँ के जो कानून है उस सब के लिए एक जैसा है क्रिमिनल लॉ, जिसे हम यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में एक कॉमन, एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है जो सारे शहरी को एक जैसा कानून के साथ में गुजारते हैं। अब दूसरी तरफ आइए सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी से मुताल्लिक, कोई पैसे मनी से मुताल्लिक, कोई कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक, कोई बिजनेस से मुताल्लिक जो इश्यूज हैं, ये सारे के सारे इश्यूज कहलाते हैं सिविल लॉ। और सिविल लॉ का भी जहां तक हम देखते हैं कि 90% सिविल लॉ, 95% सिविल लॉ सारे शहरियों के लिए बराबर है। तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, जब सारी चीजें यूनिफॉर्म है तो फिर अगेन यूसीसी की बात क्या हो रही है? तो यहां पर जो यूसीसी की बात हो रही है वो इस पूरे 95-98% कॉमन जो यूनिफॉर्म लॉ है उससे हटके एक छोटा सा सेक्शन है जो है फैमिली लॉ से मुताल्लिक। अब फैमिली लॉ के अंदर किस चीज को बात करेंगे? उसमें शादी आती है, उसमें शादी से मुताल्लिक शादी, तलाक, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें उसमें आती है। इससे हटकर जो विरासत की तकसीम है, इनहेरिटेंस जो जाता है, उस इनहेरिटेंस की तकसीम जो होती है इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस पाया जाता है। यह सिर्फ मुसलमान का या इसका नहीं है मसला, इस मुल्क के तकरीबन सारे के सारे जो अलग अलग जाते तंजीम जो कौमें हैं उन सब के पास कोई ना कोई कस्टम, कोई ना कोई सिस्टम इस वक्त जारी है जो उनके पर्सनल लॉ को सेपरेट करता है, फैमिली लॉ को सेपरेट करता है। जैसा क्रिश्चियन फैमिली है तो क्रिश्चियन फैमिली के पास में जब दो शख्स मियां बीवी या बाप बेटा जो दोनों क्रिश्चियन होंगे तो उस सूरत में उनके जितने मसाइल रहेंगे, अगर इनहेरिटेंस का मसला है तो वो क्रिश्चियन लॉ के तहत में देखा जाएगा, शादी से मुताल्लिक मसला है तो वो उनके अपने कानून के तहत में देखा जाएगा। यही हाल हिंदू तबके के लिए है, यही हाल जो मुख्तलिफ ट्राइबल्स हैं, जो मुख्तलिफ जो आदिवासी लोग हैं जो मुख्तलिफ ट्राइबल्स की शक्ल में रहते हैं, उनके पास भी उनका अपना एक फैमिली लॉ है। और इसी तरीके से एक फैमिली लॉ है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत में हम जिसको डिस्कस करते हैं। यानी अगर कोई हमारी शादी होती है तो शरीयत के हिसाब से शादी होगी, अगर तलाक का खुदा ना खास्ता मरहला बनता है तो उसके लिए भी शरीयत में तरीका है। इसी तरीके से मेंटेनेंस का मसला है, जो बच्चों की, अगर बच्चों की बोलिए या बीवी की मेंटेनेंस की बात की जाती है तो वो भी शरीयत के अंदर एक तरीका उसके अंदर वजह है। और इसी तरीके से अगर बाप की विरासत बच्चों की तरफ जाती है तो उसका भी एक पूरा तरीका शरीयत ने बयान किया है। और ये सारा जो कानून है ये कानून कुरान के अंदर दर्ज है। कुरान में ये बात आपको मिलेगी, मुफ्ती साहब यहां मौजूद है, कि किन से आपको निकाह करना जायज है, किन से नाजायज है। आप इसी तरह अगर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कौमें देखेंगे तो अलग अलग उसके अंदर कॉन्सेप्ट है। बाद हिंदू सोसाइटी ऐसी है जिसके अंदर जो 5 जनरेशन तक पैटर्नल रिलेशन रखने वाले किसी भी शख्स से शादी करना उनके पास हराम है। फिर पलटकर दूसरी तरफ आइए तो कुछ हिंदू सोसाइटी ऐसी भी है जिसके अंदर भांजी से शादी करना उनके पास जायज है। तो लेकिन यहां तक मुसलमानों का मामला है तो कुरान के अंदर यह बात पूरी तरीके से बयान है
कि किन से निकाह करना जायज है, किन से निकाह करना जायज नहीं है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारे पर्सनल लॉ के तहत में आता। इसी तरीके से तलाक की बात है कि किन कंडीशंस के अंदर तलाक लागू होगा, किस कंडीशन में ना होगा, ये सारी बातें भी कुरान के अंदर दर्ज है। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कानून विरासत है, कानून विरासत के अंदर कुरान डीपली इस बात पर बहस करता है कि मरने वाले शख्स का जो विरासत है वो किस तरीके से तकसीम होगी। एक तिहाई हिस्से को इस बात के लिए इख्तियार दिया गया कि वो उसको किसी के नाम पर वो डोनेट कर सकता है, या इसे कहते हैं वसीयत कर सकता है, लेकिन उससे जायज जो मामला है उसको तकसीम करने का पूरा तरीका कुरान ने बयान किया है। अब यहां पर जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, यह मसला ऐसा नहीं है कि 2023 में पहली मरतबा यह मसला डिस्कस हो रहा है। यहाँ बहुत सारे हमारे नौजवान साथी है, मैं उनको मुतवज्जे करते हुए बात करना चाहता हूं कि यह मसला 2023 में उठने वाला मसला नहीं है। यह मसला इससे पहले आजादी के बाद में अलग अलग मरहलों में उठा, खासतौर पर 80s में 90s में यह मौजूद बहुत ज्यादा डिबेट रहा और उस वक्त की हुकूमत ने बाज़ाब्ता इस पर बहस कराई। उसके बाद में इस मसले को ठंडा किया गया, लेकिन अगेन चूंकि इस वक्त यह हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, तो अगेन इस मसले को यहां पर वो उछाल रही है। तो मेरे दोस्तों, अभी आज की तारीख तक ये गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई ड्राफ्ट की शक्ल में कोई प्रपोजल नहीं है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा पर कोई बात आई हो। अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लॉ कमीशन के जरिए से तजावीज को मंगाने की बात हो या सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके जरिए से जब इस मौजू पर बहस कराया जा रहा है, तो इस बहस का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से यहाँ के मुसलमानों को खासतौर पर इनको इस तरफ उनको एक तरह के खौफ में मुब्तला किया जाए और दूसरी तरफ इसकी अपीजिंग यानी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की बात बताकर एक बड़े तबके को अपीज किया जाए और उनको इस बात की तरफ बताया जाए कि हम देखो, हम किसी कम्युनिटी को ऐसा टारगेट कर रहे हैं और तुम हमारा साथ दो। इस तरह का एक माहौल पूरे मुल्क के अंदर फैलाने के लिए यह सारी मौजू को निकाला गया है। मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आप ध्यान में रखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत में इसको रखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है, इसी पार्ट के तहत में शराब को मुकम्मल तौर पर बंद करना भी शामिल है। इसी पार्ट के तहत में किसी गरीब यानी दौलत की जो तकसीम है कि कोई दौलतमंद है तो बेहिसाब दौलतमंद है, गरीब है तो गरीब है, इस तरह की तकसीम को खत्म करना भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत में दर्ज है। और इसके अंदर मल्टीपल और चीजें हैं, जैसे SC STs है उनके स्टेटस को इंप्रूव करना और इसी तरीके से जो वेजेस है, वेजेस मिनिमम वेजेस को मेंटेन करना, ये सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर मौजूद है। लेकिन इन सारे चीजों को नजरअंदाज करते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक छोटा सा पॉइंट आर्टिकल 44 है जिसको ये गवर्नमेंट लागू करने के लिए डिबेट करा रही है। और इसके बिल्कुल मुखालिफ इसके मुखालिफ अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि जो आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट्स की तरफ बात करता है, आर्टिकल 25 इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब पर अमल करने का इख्तियार देता है। यह बहुत ही बड़ा मौजू है। आर्टिकल 25 आर्टिकल 44 ये दोनों एक दूसरे से तसादुम कर सकते हैं, मतलब मुखालिफ है एक दूसरे के। आर्टिकल 44 जहां कॉमन सिविल कोड की बात करता है, वहीं आर्टिकल 25 हर स्टेट के हर खासतौर पर रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए इस बात का इख्तियार देता है कि वो अपने जो उनके जो राइट्स है, उनके जो कस्टम्स है, उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। तो इस मौजू को अदालतों में होने दीजिए बहस अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर जिस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस आर्टिकल 44 को एक मौजू बनाते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक मौजू बनाते हुए अवाम के दरमियान तफरीका पैदा किया जाए, तो इस तरह के किसी भी चीज को हम सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे पास ऐसी एक हिकमत अमली होनी चाहिए जिसके तहत में ये मौजू बहस हो, लेकिन ये मौजू तबकात के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में किसी नफरत का जरिया ना बनने पाए। अब खासतौर पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल्स की तरफ से खासतौर पर क्रिश्चियन ट्राइबल्स जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है तो यहां बसने वाले जितने MLAs हैं उनके घरों को आग लगा देंगे। इसी तरीके की एक बात सिख बिरादरी की तरफ से आई
कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाता है और हमारे सेपरेट लॉ जो फैमिली लॉ है अगर उसके अंदर इंटरफियरेंस किया जाता है तो उस सूरत में हम उसके खिलाफ पे बहुत बड़ा एजुटेशन चलाएंगे। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये ऐलान हो चुका है कि अगर शरीयत के अंदर कोई मदाखलत की जाती है, मुसलमानों को उनके फैमिली लॉ के अंदर कोई इंटरफेरेंस किया जाता है तो उसके खिलाफ में एजुटेशन करेंगे। तो ये बात हमारे जहन में हो कि ये चीजें इस मुल्क के लिए किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। ये 140 करोड़ वाला इंसानों वाला ये मुल्क है और इसमें हजारों तहजीबें हैं, हजारों जातें हैं, कई मज़ाहिब हैं, कई लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, सालों सबकी सब तहजीब अलग अलग है, सबके पास अलग अलग कस्टम्स हैं। तो इन सारे चीजों को मर्ज करने की कोई भी कोशिश बगैर तैयारी के, बगैर अवाम की राय को हमवार किए गए इस तरह का कोई भी काम किया जाता है तो वो इस मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदा हो सकता है। इस बात को जो लोग दानिश्वर तबका है वो अच्छी तरीके से समझता है। इसी वजह से 70 साल से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन आज तक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में कोई इनिशिएशन नहीं हो सका। लेकिन आज एक सियासी जरूरत को सामने रखते हुए ये हुकूमत इस तरह की बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आप हमारे नौजवानों से इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि पहले आप अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझे, शरीयत के दायरेकार को समझिए, आर्टिकल 25 को समझिए और इसके बाद उन्हें इस तरह के किसी भी मौजू को, खासतौर पर हमारे जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो आपके साथ में उठते बैठते हैं उनके साथ में इन सारे मौजू को डिस्कस कीजिए। और एक बात याद रखिए, जो नजाकत का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मुसलमानों के पास उनकी शरीयत उनके ईमान का हिस्सा है। जब कुरान ने किसी चीज का हुक्म दे दिया तो उस हुक्म के खिलाफ में बनने वाला कोई भी फैसला मुसलमानों के मजहब के अंदर मदाखलत कहलाती है और यह जज्बाती मसला है। इस जज्बाती मसले को गुज़िश्ता हुकूमतों ने हालात का नजाकत को समझते हुए इस जज्बाती मसले में मदाखलत करने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन इस हुकूमत का मंसूबा यही है कि मुसलमानों को मुश्तइल किया जाए और उस इश्तिहार के जरिए से इस मुल्क के माशरे को तकसीम किया जाए और मेजोरिटी को अपील करते हुए उसके वोट के जरिए से हुकूमत को कंटिन्यू किया जाए। तो इस चीज को समझते हुए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे हिदायत आए हैं और आगे चलकर भी बहुत सारी हिदायतें आएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला एक बेदार कम्युनिटी की हैसियत से, एक अवेयर कम्युनिटी की हैसियत से इन हालात को बराबर देखते रहेंगे और हमारा जो फैसला होगा वो फैसले के अंदर दानिश और हिकमत रहेगी। और हमारा पहला एजेंडा यही होगा कि किसी तरीके से 2024 के इलेक्शन तक ये हुकूमत का ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो और इस हुकूमत को किसी सूरत में हम घर भेजने का मंसूबा बनाएंगे और इसी के जरिए से यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह से जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, ये हुकूमत छेड़ रही है और उसके जरिए से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और आम आवाम की खिदमत के बजाय आवाम को उलझाने का काम कर रही है। तो इस हुकूमत को इस गलती की सजा मिलनी चाहिए और इसी का बंदोबस्त होगा। शुक्रिया।